नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। ये लोकसभा चुनाव बेहद निर्णायक चुनाव है और कहा जा रहा है कि इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है वापस, तो फिर जो है कई सारी चीज़ें देश की बदल जाएँगी। इसलिए विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, वो तमाम लोगों की ये कोशिशें हैं कि इस बार बीजेपी को रोका जाए। इसी के लिए इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन में तमाम तरीके के विवादों के बावजूद ये बात पक्की है कि इंडिया गठबंधन है। अब भले वो देर हो रही है उनके सीटों की शेयरिंग में या और चीज़ें, या कहा जा रहा है कि ये उनकी रणनीति भी है कि चर्चा में बने रहो इसी बहाने, और सीटों की घोषणा या सीटों की शेयरिंग की बात तब की जाए जब राम मंदिर का प्रोसेस गुजर जाए और बीजेपी चुनाव वाले मूड में आ जाए। हालांकि बीजेपी के लिए कहते हैं कि हमेशा चुनाव वाले मूड में रहती है। आज हम बात करने के लिए आए हैं कि झारखंड में क्या स्थिति है। और झारखंड में आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस उसके सपोर्ट में है पीछे से, लेकिन लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, लैंड खरीदने के जो आरोप हैं, उसके लिए ईडी सीबीआई की नोटिसेज जा रही हैं। और खबर है कि उनके जो प्रेस सलाहकार हैं, उनके घर भी, उनके ऑफिस पे, उनके और ठिकानों पर ईडी के छापे डाले गए हैं। तो कुल क्या स्थिति बन रही है झारखंड की, झारखंड में किसको कितनी सीटें मिलने वाली है, आज इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ हैं झारखंड के चर्चित पत्रकार आनंद कुमार। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है। ये जी बताइए धन्यवाद। क्या हाल है झारखंड में? झारखंड में सब ठीक है, ठंड का मौसम है, गर्मी छाई हुई है, राजनीतिक चल रहा है, छापे वापे चल रहे हैं, सब बढ़िया है। छापे वापे चल रहे हैं और बढ़िया है। जी। ये बतलाइए कि जो वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जी। जनता में उसकी कैसी छवि है, क्या है, हेमंत सोरेन की कितनी लोकप्रियता है? लोकप्रियता हेमंत सोरेन की बहुत है, अपने समर्थक वर्ग में वो बहुत लोकप्रिय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार की ओवरऑल छवि जो है वो दो तरह की है। एक जो बहुसंख्यक जमात है, जो गांव में रहता है, जो आदिवासी है, उसमें सरकार की छवि अच्छी है। जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, उसमें सरकार की छवि उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो है। भ्रष्टाचार अब किस लेवल पर है, उसमें कौन-कौन शामिल है, जनता को उससे ज़्यादा मतलब होता नहीं है। भ्रष्टाचार का मतलब सरकार से लोग जोड़ देते हैं। तो भ्रष्टाचार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर चूँकि सरकारी नौकरियाँ लंबे समय से नहीं निकलती हैं तो विवादों में फँस जाती हैं। तो युवा काफ़ी आक्रोश में है सरकार से, क्योंकि हेमंत सोरेन ने वादा किया था जब वो सरकार चुनाव लड़ रहे थे 2019 का। उन्होंने कहा था कि हम हर साल 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 4 साल उनके पूरे हो गए सरकार के, 500 सरकारी नौकरी नहीं दे पाए अभी तक। बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली, कभी कभी स्थानीयता के नाम पर कैंसल हो जाता है, कभी नियोजन नीति रद्द हो जाती है, बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, तो युवा काफ़ी आक्रोश में है। तो कुल मिलाकर सरकार चल रही है, और इस बीच में ईडी भी जो पिछले 6-7 महीने से जी, सरकार मैं आता हूँ उस पर, लेकिन जो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही है कि हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि हम आएँगे तो 5 लाख नौकरियाँ देंगे हर जी, साल, जी, और अब तक नौकरियाँ दी नहीं है। जी, हमारे मोदी जी ने भी कहा था कि हम आएँगे तो 1.5 करोड़ नौकरियाँ या 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल देंगे। 10 साल जी। हो गए, नौकरियों का कहीं पता नहीं है। उनसे भी युवा आक्रोशित है। तो जो हाँ, झारखंड के युवा हैं, उनका गुस्सा मोदी जी के प्रति ज़्यादा है या हेमंत सोरेन के प्रति ज़्यादा है? हेमंत सोरेन के प्रति ज़्यादा है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि हम स्थानीय युवाओं को रोज़गार देंगे, जो झारखंड के लड़के हैं, और रोज़गार नहीं कहा था, उन्होंने सीधे-सीधे सरकारी नौकरी देने की बात कही। अब क्या हो गया है कि एक हेमंत सोरेन ने नियुक्ति की नीति बनाई। उस नीति को बीजेपी वालों ने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उस नीति को खारिज कर दिया। तो झारखंड में भी जो सरकारी नौकरियों की जो नियुक्ति की नीति है, वही है जो पूरे देश में लागू है। 60% जो है रिजर्व है, 50% एसटी, एससी, ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस, और 40% जो है वो जनरल ओपन फॉर ऑल कैटेगरी की। तो अब क्या है कि उस 40% सीटों में बिहार के लोग भी आते हैं, बंगाल के लोग भी आते हैं, यूपी के लोग भी आते हैं। तो अब यहाँ के लोगों को लग रहा है कि बाहर के लोग को तो यहाँ नौकरी मिल जाती है, हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है।
तो ये सारा जो लेकर एक पूरा नैरेटिव तैयार हो गया है। पिछले 2 सालों में छात्रों के 3-4 बड़े-बड़े आंदोलन हो चुके हैं। झारखंड बंद जैसी घटना हो चुकी है। मुख्यमंत्री का आवास का घेराव, झारखंड विधानसभा के सेशन के दौरान विधानसभा का घेराव हुआ, लाठियां बरसी छात्रों पर, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन चलाया गया। ये सारा कुछ हुआ है। तो ये युवाओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। तो ये एक अलग चल रहा है। हम लोग पॉलिटिकल चीज़ों को देखते हैं और ऊपर से देखते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, मोदी क्या कर रहे हैं या हेमंत सोरेन और जेएमएम और इंडिया अलायंस क्या कर रहा है। लेकिन ज़मीन पर क्या हो रहा है? ये एक बड़ा बड़ा ये है कि भाई युवा आज कहाँ है? और करीब हर नौकरी में जाइए तो 7 लाख 8 लाख फॉर्म भरा जाता है, नौकरी नहीं निकलती है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग। तो एक सवाल मैं करूं कि युवाओं की नज़र में नौकरी, रोजगार इम्पोर्टेंट है या राम मंदिर, मस्जिद, धर्म का मामला क्या इम्पोर्टेंट है? क्या लगता है झारखंड के युवा किस तरफ ज़्यादा है? झारखंड का युवा मैं जहाँ तक देखता हूँ अभी, वो राम मंदिर की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नौकरी की बात कर रहा है। झारखंड चूँकि एक ऐसा प्रदेश है जो मिनरल रिच है, यहाँ बहुत खनिज है, तो खनन का काम यहाँ बंद हो गया। शाह कमीशन आया, उसके बाद से लौह की खदानें बंद हैं। कोयला जो सीसीएल का है, उसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स को जो कैप्टिव माइंस दी गई थी, बहुत सारी वापस हो गई हैं। अब जो दी गई है, उनमें भी काम शुरू नहीं हुआ है। तो खनन के क्षेत्र में पहले बहुत रोजगार होता था। लोग ट्रांसपोर्टिंग में घुस जाते थे, ट्रेडिंग में चले जाते थे, बहुत सारी चीजें थी। खनन होता था तो छोटे-छोटे उद्योग चलते थे। वो उद्योग धीरे-धीरे बंद हो गए, तो बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई। तो ये एक नियुक्ति, रोजगार, व्यवसाय, बेरोजगारी एक इतना बड़ा मुद्दा हो गया, पूरे देश में है, लेकिन झारखंड में कुछ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ लेबर क्लास ज़्यादा है। पूरे देश में आप देखेंगे बिहार और झारखंड से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। और झारखंड की पूरे देश में ख्याति इसी बात के लिए हो गई है कि जहाँ जो घरेलू काम करने वाली जो सहायिकाएँ हैं, जिनको हम लोग दाई नौकरानी के नाम से जानते हैं, सबसे ज़्यादा आपको झारखंड की मिलेगी, पूरे देश में चले जाइए, खास करके महानगरों में। तो आनंद भाई, जो रोजगार की बात कही, तो देश में तो अभी सबसे ज़्यादा रोजगार जो है बिहार में दिया जा रहा है। जी। सरकारी नौकरी, इतनी बड़ी सरकारी नौकरी की वैकेंसी आज तक देश में कहीं निकली नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। और लगातार नौकरियों के बाहर है, वहाँ नौकरियां दी जा रही है, लगातार बाहर के लोगों को भी नौकरी दी जा रही है, केवल बिहारी को नहीं। झारखंड के भी बहुत लड़के गए होंगे, लड़के लड़कियां वहाँ जॉब के लिए। तो क्या वहाँ ये जो झारखंड के युवा हैं वो बिहार की तरफ देख रहे हैं कि बिहार में जो हो रहा है वो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या नीतीश कुमार का वहाँ कुछ प्रभाव बनता दिख रहा है इस तरह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में, झारखंड में स्थानीयता की और यहाँ जो आदिवासियत और यहाँ के जो मूलवासी हैं, उनको अपनी पहचान को लेकर बड़े सजग हैं। और यहाँ तो सीधे-सीधे ये मांग हो रही है कि झारखंड में 1932 का जो खतियान है, जो सर्वे है, उसमें जिसका नाम है, जिसकी ज़मीन है, उसी को यहाँ नौकरी करने का हक मिलना चाहिए। ऐसा बिहार में नहीं है। बिहार के लड़के ये नहीं कहते कि बाहर के लड़कों को रोज़गार नहीं करने देंगे या 1932 के बिहार के खतियान में जिसका नाम होगा उसी को नौकरी करने देंगे। लेकिन झारखंड में ये बड़ा डिमांड है, बहुत प्रोमिनेंटली ये डिमांड होता है कि जो 1932 का खतियान में जिसका नाम होगा, वही यहाँ नौकरी कर ले। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ झारखंड में ही। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, पढ़ाई उन्होंने झारखंड के इलाके में की, नौकरी का ज़्यादातर हिस्सा यहाँ गुज़ारा, रिटायर भी यहीं से हुए। हम लोगों ने यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़ाई-लिखाई की। आज जीवन बीत गया, हमारे बच्चे अब हो गए 9th, 10th, 11th में पढ़ने लगे, लेकिन हम आज तक बाहर ही हैं इन लोगों के लिए। इन लोगों का ये कहना है कि ये लोग रोज़गार नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ के निवासी नहीं है, इनका खतियान में कहीं और नाम। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट झारखंड में चल रहा है कि बाहरी-भीतरी का जो सवाल है, ये एक बड़ा सवाल बनकर उठ रहा है। और भाजपा को इसलिए यहाँ ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है क्योंकि एक बड़ी जमात जो है, प्रवासियों की है, जो 1947 के विभाजन के बाद आके बसे। झारखंड में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन सबसे पहले शुरू हुआ जब बिहार बना और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन उन्होंने झारखंड के इलाके में किया, चाहे वो सिंदरी का कारखाना हो, चाहे बोकारो का सेल कारखाना हो या रांची का एचईसी का कारखाना हो। इसके अलावा सीमेंट फैक्ट्रियाँ थी, जपला वगैरह में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस समय। तो ऐसा सारे चैप्टर्स थे। टाटा स्टील आज़ादी के पहले से बना हुआ है। तो ये यहाँ बाहर से लोगों का आना काफ़ी हुआ और लोग आते गए, बसते गए यहाँ। तो अब वैसे लोगों के सामने पहचान का संकट है कि आखिर हमारे बच्चों को रोज़गार क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? तो ये कॉन्फ्लिक्ट साथ-साथ
चलता रहता है। तो आनंद भाई ये बतलाइए, जब से ये झारखंड बना है 2000 से, लगातार जो है ये हेमंत सोरेन की सरकार तो अब आई है, बीजेपी की सरकार लगातार रही। इसके पहले हेमंत सोरेन के पहले भी बीजेपी सरकार है, ये बात तो उस समय भी उठ रही थी। तो बीजेपी की सरकार ने किया क्या वहां? रघुवर दास की सरकार ने क्या किया? उसके पहले अर्जुन मुंडा की सरकार ने क्या किया? उसके पहले जो अभी बाबूलाल मरांडी की सरकार ने क्या किया? सब बीजेपी की सरकारें हैं। उन लोगों ने क्या किया बाहरियों के लिए? एक ये नैरेटिव है कि ज्यादातर समय बीजेपी की सरकार है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर 3 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और कुल 23 साल में करीब करीब 10 साल यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सरकार में रहा है, भले वो बीजेपी के साथ ही रहा हो। तो ये सीधे नहीं कह सकते कि सिर्फ बीजेपी का शासन रहा। लेकिन बीजेपी की सरकार ज्यादा रही। अगर 10 साल ज्यादा को जोड़ नहीं है। देते हैं और उसके साथ बीजेपी के साथ जोड़ देते हो तो तो सरकार तो बीजेपी रही उसमें। रघुवर दास की जो सरकार रही उसने बहुत नौकरियां दी। रघुवर दास की सरकार में ये जो मसला आपने बाहरी और स्थानीय का जो मसला आप कह रहे हैं, उस हाँ, पे तो क्या किया? रघुवर दास की सरकार में ये बाहरी भीतरी वाला कोई डिवीजन नहीं था ना। उन्होंने रघुवर दास ये वादा करके नहीं आए थे कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा। हेमंत सोरेन ये वादा करके आए हैं कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे और यहाँ किसी बाहरी आदमी को रोजगार नहीं करने देंगे। हेमंत सोरेन ने यहाँ पर स्थानीय नौकरियों में स्थानीय भाषाएं, जो कुड़ुक भाषा है, मुंडारी है, खोरठा है, नागपुरी है, इसको अनिवार्य किया। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं को बाहर कर दिया, जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी नीति को खारिज किया कि हिंदी और अंग्रेजी को आप कैसे बाहर कर सकते हैं। तो ये चल रहा है। तो जो वादा करके आएंगे और उसको नहीं पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे लोग गुस्सा होंगे। रघुवर दास ने भी किया था। रघुवर दास ने झारखंड के 24 जिलों को 13 और 11 जिलों में बांट दिया। जो शेड्यूल एरिया है जिसमें आदिवासी बहुल है उसको उन्होंने रिजर्व कर दिया और बाकी इलाकों को उन्होंने गैर आरक्षित कर दिया। ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। और रघुवर दास की सरकार जाने का भी सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए थे, जैसे धर्मांतरण पर रोक का बिल लाना, गो हत्या निषेध विधेयक था, या राज्य को मतलब अधिसूचित और सामान्य जगह 11 और 13 जिलों में बांटने का। इसके रिएक्शन में ही रघुवर दास की सरकार चली गई थी। नहीं तो बीजेपी इतना अच्छा काम करने के बावजूद आज तक कभी इतने कम सीटों पर नहीं आई थी। सबसे कम सीटें बीजेपी को भी हाल के समय में 25 सीटें आई। उसके पहले एक बार 2009 में 18 सीटें आई थी। लेकिन जहां बीजेपी बहुमत आती दिख रही थी वो सीधे सीधे 25 सीटों पर आ गई। इसके पीछे आदिवासियों का आक्रोश बड़ा कारण और इसी आक्रोश को भुनाकर हेमंत सोरेन सत्ता पर आए थे। जी, लेकिन विधानसभा में भले वो सत्ता में आ जाते हैं जेएमएम वाले, लेकिन जब लोकसभा की बात करते हैं तो मेरे सामने जो डाटा है 2009 से अगर मेरे सामने है तो 2009 में बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। 8 सीटें थी और 27.5% वोट थे। 27.5% वोट थे। जेएमएम को 2 सीटें मिली थी, 11.7% वोट थी, आधे के करीब वोट। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी भरे, लेकिन 15% वोट थे। और जेवीएम जो अभी मिल गए हैं बीजेपी के साथ, बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा, उसको 1 सीट मिली थी और 10% वोट उनको मिले थे। तो अगर इन दोनों को जोड़ दीजिए, बीजेपी और जेवीएम, तो 27% और 10%, 37-38% वोट होता है इनको लेकर के। और जेएमएम और कांग्रेस जो है वो 11% और 15% यानी 26% वोट होता है। फिर आप जाइए अगर 2014 में आते हैं, हालांकि उस समय वो शायद अलग अलग लड़े थे वो जी। अब 2014 में आइए तो 12 सीटें मिली थी बीजेपी को, 40% वोट मिले थे, और 2 सीटें मिली थी जेएमएम को, 9.4% वोट मिले थे। फिर 19 में 11 सीटें मिली बीजेपी को, 51% वोट था। जेएमएम को 1 वो सीट मिला, 11% वोट था। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, 15% का वोट, 15.8%, मतलब 2009 में जो 15% वोट था उसका कांग्रेस का, वो 15.8% हो गया। मतलब वोट प्रतिशत बढ़ा उसका कांग्रेस का। तो ये जो स्थिति है, तो आपको लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, इंडिया गठबंधन का या बीजेपी का? देखिए, बीजेपी पिछले 2 चुनाव से 12-12 सीटें ला रही। इस चुनाव में बीजेपी को पिछले चुनाव में 11 सीट थी इसके पास, 11 सीट थी, 1 सीट उसकी सहयोगी, 12वीं सीट भी उसी की थी, उसने आजसू को दे दिया था। ओके, नहीं 12वीं सीट कौन थी? ये इसकी आजसू की।
आजसू। की, हाँ वो हाँ, बीजेपी ने अपनी सीट उसको दे दी थी। करेक्ट तो करेक्ट, इस तरह से मानेंगे कि वो बीजेपी की ही सीट है। बिल्कुल। तो लेकिन आप 2005 में जाइए, बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी। 2004 2005 में, 5 में। 2000 2005 में इकलौते सांसद जीते थे बाबूलाल मरांडी जी कोडरमा से, और जी 2006 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी, संसद की जी सदस्यता भी छोड़ दी थी, और निर्दलीय जी चुनाव लड़के आ गए थे। तो बीजेपी एक सीट पर जीती थी, बाद में जीरो हो गया था। जी लेकिन मोदी का जब उदय हुआ है 2014 में, जी। उस समय से और 2019 में बीजेपी को 12-12 सीटें मिल रही। अभी नहीं, का जो लेकिन समीकरण है, लेकिन आनंद भाई, हम्म, 2009 में मोदी जी का उदय नहीं हुआ था, उस समय भी 8 सीटें मिली थी बीजेपी को। उस बीजेपी, देखिए झारखंड का जो इलाका है वो बीजेपी के लिए ठीक ठाक इलाका रहा है शुरू से, क्योंकि हम्म ईसाई मिशनरियां यहाँ आ गई आजादी के पहले से। हम्म उसके प्रभाव में आजादी के बाद जब संघ का प्रभाव बढ़ा, तो संघ हम्म ने उसको काउंटर करने के लिए बहुत माइक्रो लेवल पर काम शुरू किया। तो आप हम्म देखेंगे कि झारखंड में जहां-जहां चर्च है, जहां-जहां मिशनरियां हैं, वहां-वहां हम्म एकल विद्यालय भी है। वहां संघ हम्म के लोग भी काम करते हैं, वनवासी कल्याण केंद्र भी है। तो हम्म इस कारण से झारखंड का इलाका बीजेपी के लिए शुरू से ही ठीक रहा है, और यहाँ हम्म, बीजेपी को विधानसभा में भी अच्छी सीटें मिलती रही हैं, लोकसभा में मिलती रही। बिल्कुल। अभी की जो स्थिति है, जो ट्राइबल सेंटिमेंट की जो बात हो रही है, या जो हेमंत सोरेन पर जो इस तरह से कार्रवाई चल रही है ईडी की, या उनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है, इससे मुझे लगता है कि बीजेपी को जनरल सीटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी 14 में से 5 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए। उन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल 3 सीटें हैं। 1 सीट कांग्रेस के पास है, 1 सीट जेएमएम के पास। इन जो 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, उसमें एक खूंटी की सीट है, जहाँ से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते हैं, जो अभी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और कृषि मंत्री। अर्जुन मुंडा सिर्फ 1400 वोटों से चुनाव जीत पाए थे 2019 में। और सुदर्शन भगत जो लोहरदगा सीट पर सांसद है बीजेपी के, वो 10,000 के आसपास के वोट जीते थे, और वो तब जीते थे जब रघुवर दास की भाजपा सरकार थी राज्य में। तो ये 2 सीटें तो बहुत खतरनाक सीटें हैं बीजेपी के लिए, और बीजेपी अगर बहुत कोई बड़ा काम नहीं करती है इन सीटों को जीतने के लिए, तो ये निश्चित मान के चलिए कि बीजेपी इन दोनों सीटों पर हारेगी। सिंहभूम की सीट, जहां कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है, उन पर बीजेपी ने पूरा दांव चल दिया है। मधु कोड़ा उम्मीद है कि 17 जनवरी के आसपास बीजेपी में वापस आ जाएंगे। वो बीजेपी के ही फसल हैं पुराने। तो ये एक कवायद चल रही थी कि गीता कोड़ा को अगर हम ले आते हैं, तो सिंहभूम सीट, एक जो ट्राइबल सीट हमारे पास नहीं है, वो आ जाएगी। लेकिन संथाल परगना की एक राजमहल सीट है, और दूसरी दुमका सीट है, जहां सुनील सोरेन विधायक सांसद हैं। ये दोनों सीटों पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है फिलहाल। खूंटी जी सीट भी अच्छी नहीं है, लोहरदगा सीट में अच्छी नहीं है। तो बीजेपी 12 सीटों का प्रदर्शन दोहरा जाएगी, इसमें मुझे संदेह लगता है। बीजेपी इस बार कहीं 8 से 10 सीटों के बीच जाकर ठहरेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर कोई बहुत ड्रास्टिकली कोई चेंज नहीं है। तो ये वजह मान रहे हैं, चूंकि वो आदिवासी बेल्ट या हेमंत सोरेन के का प्रभाव है, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, चूंकि 5 सीटें जो है शेड्यूल ट्राइब सीट रिजर्व है, एक शेड्यूल कास्ट है। देखेंगे नहीं, कि आवाज नहीं आ रही। हाँ 15% मुसलमान हैं झारखंड जी में, जी कुल आबादी का, और 26% आदिवासी हैं, जिनमें कन्वर्जन रेट काफी ज्यादा है। खास करके दक्षिण छोटानागपुर में कन्वर्जन काफी है, जो ईसाई बन चुके हैं। ये हो गया। तो मुसलमान और धर्मांतरित ईसाइयों का जो कॉम्बिनेशन है, और इसके साथ साथ कुछ कोर वोटर है, जिसमें कुर्मी वोट भी है, जो जेएमएम के साथ रहता है। तो इन सबों को मिला देने से एक जो चंक बनेगा, तो अभी तो 2019 के चुनाव में मुझे लगता है कि बीजेपी को लगभग 50% के आसपास वोट आए थे, वोट शेयर उसका था, उसका वोट शेयर था, हाँ 50%, 51% वोट थे। 51% था। और अगर आजसू को जोड़ दीजिए 4.4% उसके भी थे, तो 51 तो 4 आजसू को 55 और 55 आजसू को तो 56%। बीजेपी के, हाँ हाँ, तो 55% के आसपास वोट थे। 56 जी। लेकिन ये वोटों का जो बहुमत था, ये हम्म, जनरल सीटों पर था। ये अच्छा। ट्राइबल सीटों पर आप अगर निकाल के देखेंगे, तो हम्म ये 40-42 के आसपास होगा। हम्म हाँ,
नहीं, हाँ, लेकिन वो तो टोटल जब वोट निकालते हैं परसेंटेज, तो वो पूरी सीटों को लेकर करते हैं हाँ, कि तो पूरे आप कितने देखिए और कि कितने सीट पे आप लड़े, कितने सीट पर लड़े, कितने। जहां धनबाद में, हजारीबाग में बीजेपी ने 4,05,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, हाँ, वहीं हाँ, खूंटी में उसने 1400 वोटों के अंतर से हासिल की। जी, तो जी, जी। ओवरऑल देखने से तो लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, कंसंट्रेशन वोट का एक जगह ज्यादा है, एक जगह बहुत कम है। ओके, तो बिल्कुल सही। इसलिए ट्राइबल सीटों पर बीजेपी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और अगर नहीं तो मुझे लगता है कि इस बार 12 का आंकड़ा 10 तक जाकर जी, रुके, 9 तक जाकर रुके, मुझे ये लग रहा है। ओके, चूँकि ट्राइबल जो है 5 सीटें ट्राइबल रिज़र्व है, तो वहाँ हाँ, पे वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव ज़्यादा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव संथाल परगना की 2 सीटों पर ज्यादा है, राजमहल में और दुमका में। और कांग्रेस का बाकी जगह। कांग्रेस का खूंटी, जहां पर 1400 वोट से कांग्रेस हार गई थी पिछला चुनाव, हाँ, हाँ। लोहरदगा में जहां 10,000 वोट से हारी थी, और हुँ, सिंहभूम में जहां जीत गई थी कांग्रेस। तो चूँकि कांग्रेस का प्रभाव 3 सीटों पर ज्यादा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 सीटों पर ज्यादा है। क्योंकि इसके वोट परसेंटेज जो है 2009 में भी 15% थे और हम्म, 2019 में भी 15.8%, मतलब वोट प्रतिशत बढ़ा ही, घटा नहीं। हाँ, और तो अभी ये है। की स्थिति में, पहले अभी जो तेलंगाना वगैरह में चुनाव हुए, कर्नाटक में हुए, आप देखिए मुसलमान धीरे धीरे फिर वापस कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। जो पहले बिल्कुल, क्षेत्रीय पार्टियों में बढ़ जाता था, जेएमएम बिल्कुल। में भी चला जाता था, आजसू में भी चला जाता था, बाबूलाल मरांडी का जो झारखंड विकास मोर्चा था, उसमें भी अच्छे खासे मुसलमान थे, उसका हुँ, समर्थक वर्ग, नेता। तो बाबूलाल मरांडी खुद बीजेपी में आ गए हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। हुँ, लेकिन बिल्कुल, उनकी पार्टी के 2 विधायक नहीं आए, दोनों कांग्रेस में चले गए। ओके। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए, बाबूलाल हुँ, अकेले बीजेपी में आए हैं। तो ओके, बाबूलाल बीजेपी में आए हैं तो उनके साथ आए हैं जो उनके साथ बीजेपी छोड़कर चले गए थे। हाँ, लेकिन बंधु तिर्की और प्रदीप यादव, हुँ, ये अपना समर्थक वर्ग लेकर वापस कांग्रेस कांग्रेस में में चले। चले गए। अच्छा, तो बंधु तिर्की ईसाई हैं, प्रदीप हुँ, यादव ओबीसी हैं। हुँ, तो इनका जो समर्थक वर्ग है, और इनके चलते जो जुड़ा था, वो तो वापस चला गया कांग्रेस की तरफ। हुँ, हुँ, हुँ। तो जेवीएम का जो 10% शेयर आप बता रहे थे उस समय, तो नहीं, उसमें द हम 10% 8, हाँ, 10.5। हाँ, तो हुँ, इसमें मान लीजिए कि आधा बाबूलाल मरांडी के साथ आया, तो आधा उधर भी चला गया। अच्छा, अच्छा, जी। जी। तो ये बतलाइए कि इस बार क्या कांग्रेस पिछले चुनाव से बेटर पोजीशन में आपको दिख रही है, ऐसा लग रहा है? लेकिन कांग्रेस का देखिए, नेता कौन है वहाँ? कांग्रेस का नेता यहाँ प्रखंड स्तर का नेता अपने बाद सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी कोई नेता मानता है, जैसे पूरे देश में लोग मानते हैं। तो अच्छा, झारखंड अच्छा। में कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। अच्छा, नहीं, पहले सुबोध कांत सहाय का बड़ा नाम आता था, सुबोध कांत नाम सहाय। आता था, लेकिन एज सच कि हर लोग उनको नेता मान रहे हैं, वो नहीं था। चुनाव जीत कर मंत्री बनकर नेता बन गए थे। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। झारखंड कांग्रेस में जो स्थिति है अंदरूनी कलह की, उसमें कोई किसी को नेता नहीं मानता है। अच्छा। जिसको प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, उसके खिलाफ लोग साजिश करना शुरू कर देते हैं। तो अच्छा, ऐसा नेता नेता कांग्रेस के भी हेमंत सोरेन है, झारखंड अच्छा, मुक्ति मोर्चा के भी हेमंत सोरेन है, राष्ट्रीय ओके, जनता दल के भी हेमंत सोरेन। ओके। लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ जो बीजेपी अभियान चलाई हुई है, या कहिए कि ईडी जिस तरह से उनके पीछे लगा हुआ है, हेमंत सोरेन का क्या क्या जेल जाने वाले हैं? लोग कह रहे हैं जेल जा सकते हैं हेमंत सोरेन। मुझे इसमें संदेह है कि बीजेपी जो पिछले कुछ समय से आदिवासियों की राजनीति कर रही है, द्रौपदी मुर्मू को बनाकर श्रेय ले रही है, हुँ, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया, बिरसा हुँ, मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री आ गए उनकी हुँ, जन्मस्थली पर। हुँ। वैसे में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहेगी बीजेपी। हाँ, इनको अच्छा, किसी तरह से दबाव डालकर इंडिया अलायंस से बाहर लाने की कोशिश हो रही है कि आप कांग्रेस का साथ छोड़ दीजिए, लोकसभा का चुनाव आप अकेले 14 सीट पर लड़ जाइए, ओके। ताकि कांग्रेस भी 14 सीट पर लड़ जाए, और तो तब क्या जब वोट लगता है, डिवीजन हो। जी, तो क्या लगता है हेमंत तो सोरेन ऐसा करेंगे? हेमंत सोरेन अभी तक तैयार नहीं हो रहे हैं, तभी इतना उनके पर चल रहा है मामला अभी। अच्छा, हेमंत अच्छा। सोरेन तैयार हो जाते तो कोई मामला नहीं था, लेकिन स्थिति बिगड़ने के आसार हैं कांग्रेस की तरफ से। जैसे हुँ, कांग्रेस ने आज बैठक की, 4:30 बजे शाम से हेमंत सोरेन अपने विधायक दल की बैठक करेंगे। हुँ, उसके पहले कांग्रेस की बैठक हुई, हुँ। उसमें कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का पद मांग लिया, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा। तो हेमंत सोरेन को कमजोर देखकर अब कांग्रेस दबाव बढ़ा रही है, और कांग्रेस हुँ, की आदत है, क्षेत्रीय दल आरोप भी लगाते हैं कि कांग्रेस जब उनके साथ आती है तो फिर बड़े भाई की भूमिका में आ जाती है, बॉसिज्म दिखाने लगती है।
कांग्रेस की बैठक अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले दिल्ली में हुई थी और कांग्रेस ने वहां कहा कि झारखंड में हमें लड़ने के लिए 9 सीटें चाहिए। अच्छा। 14 सीटों में झारखंड में अगर कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी तो जेएमएम कभी तैयार नहीं होगा, मुझे लगता है इसके लिए आज की परिस्थिति में। क्योंकि फिर राष्ट्रीय जनता दल मांग करेगा, फिर लेफ्ट पार्टियां मांग करेंगी, तो फिर जेएमएम के पास लड़ने के लिए सीट नहीं बचेगी। बचेगा कहाँ? नहीं, अब मैं अभी देख रहा हूँ विधानसभा चुनाव का अगर मैं देखूं तो 2020 में जेएमएम को 30 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत था 19 और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी, वोट प्रतिशत था 14। तो ये जो है ये उप मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं, तो वो तो आजकल फैशन हो गया कि हर स्टेट में हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको एक उप मुख्यमंत्री बना दो, तो ये तो है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मोदी जी का ज्यादा प्रभाव है, या जो कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार राहुल गांधी खुद भी बोल रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जाति सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार वहां के हैं वो भी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय का ज्यादा असर है जनता के पास या राम और धर्म का असर ज्यादा है? मुझे लगता है कि राम मंदिर का असर पड़ेगा बीजेपी का यहाँ पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कुछ समय से, वो बिल्कुल अलग है। अगर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार भी मिलती है तो लोकसभा चुनाव में लोग उसको जिता के भेज देते हैं। और एक हेमंत सोरेन सरकार को थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ेगा 4 साल का। ईडी ने एक नैरेटिव बना दिया है भ्रष्टाचार का, तो उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं वैसे वोटरों पर पड़ेगा जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं। जो हार्डकोर वोटर है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक जो फ्लोट कर जाता है, कभी आपसे नाराज होगा तो उधर चला जाएगा, उससे नाराज होगा तो आपकी तरफ चला आएगा। करेक्ट, जीत हार में बड़ी भूमिका होती है उसकी। हाँ, वो वोटर बीजेपी की तरफ जाएगा इस बार। मध्यम वर्गीय वोटर हैं, जो प्रवासी हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, ये सारे लोग बीजेपी के। तो क्या बीजेपी से ये शिकायत उनको नहीं है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी? उन्होंने जो है देश में पूरी की पूरी ऐसी व्यवस्था लगा दी है जहां पे जहरीला वातावरण बना हुआ है, सीए फिर लागू करने की बात कर रहे हैं। जब सीए की बात, अशोक गहलोत ने ओपीएस लागू किया जी और हार गए। हेमंत सोरेन ने ओपीएस लागू कर दिया, झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है जी, फिर भी वोट उनको नहीं मिलेगा, ओपीएस नहीं मिलेगा। झारखंड में 1.5 साल 2 साल हो गए ओपीएस लागू हुए, चर्चा नहीं होती है। छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है, राजस्थान की चर्चा होती है, लेकिन झारखंड में राजस्थान के बाद झारखंड ही ऐसा प्रदेश था जिसने ओपीएस लागू कर दिया। तो एक आप बताइए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार के अलावा वहां के नागरिक भी हैं और सारी चीजों को देख रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है वहां का जो माहौल है, वहां के पब्लिक का, एक तो अखबारी बयान होता है, पब्लिक हेमंत सोरेन के खिलाफ है, और अगर खिलाफ है तो किस वजह से है, और अगर उसके पॉजिटिव में है तो किस वजह? देखिए, यहाँ पर जनता का 2 वर्ग मैंने पहले बता दिया, हाँ, बाहरी और भीतरी। तो जो बाहरी है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ है। जो भीतरी है, यानी जो मूलवासी है, जो आदिवासी, आदिवासियों में भी मूलवासी अलग है, मतलब जो आदिवासी नहीं है लेकिन वो 1932 का खतियान जिसके पास है, उसमें कुर्मी भी हैं, यादव भी हैं, वैश्य भी हैं, मतलब ओबीसीज हैं, कुछ अपर कास्ट के लोग भी हैं, जैसे शाहदेव लोग राजपूत हैं, ब्राह्मण लोग हैं जो राजाओं के जमाने से रह रहे हैं। तो एक मूलवासी आदिवासी वर्ग है, इसका एक बड़ा वर्ग हेमंत सोरेन के समर्थन में है। लेकिन जो प्रवासी हैं, जो नौकरी पेशा है, ज्यादातर आदिवासियों में उतने नौकरी पेशा नहीं है अभी भी, जितने लोग बिहार बंटवारे के बाद आए हैं या उसके पहले से यहाँ काम कर रहे हैं या विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। उनकी संख्या तो कम होगी ना? उतनी भी कम नहीं है। अच्छा, उतनी भी कम नहीं। दूसरी बात, जब ओपीएस लागू कर दिया उन्होंने, हेमंत सोरेन सरकार ने, एक दूसरा जो है, हेमंत सोरेन से सरकार से शिकायत यही हो सकती है ना कि भाई आप 1932 वाला खतियान वाला जो किया है वो मत करिए, यही शिकायत हो सकती है, और तो कोई दूसरी शिकायत नहीं। शिकायत यह है कि सरकार के लेवल पर भेदभाव काफी ज्यादा है। अच्छा, आदिवासी गैर आदिवासी में, आदिवासी गैर आदिवासी का भ्रष्टाचार सही में बहुत ज्यादा है। निचले लेवल पर, प्रशासन के लेवल पर, सरकार के लेवल पर इतना ज्यादा ये है कि आप बिहार में भी है, हर जगह है वो भ्रष्टाचार। हाँ, लेकिन यहाँ बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है।
यहाँ उसका लेवल क्रॉस कर गया। आप देख रहे हैं कि अच्छा। भारत के किसी राज्य में 3-3 आईएएस जेल में हैं क्या? आईएएस पर हाथ डालने के लिए ईडी को तो सोचना पड़ता है, नेताओं का ठीक है, अलग मामला है। लेकिन कोई आईएएस अधिकारी जेल चला जाए और एक नहीं गया, 2 अधिकारी जेल में हैं, आज तीसरे के यहाँ रेड पड़ा हुआ है साहिबगंज डीसी के यहाँ। तो ये आप मान के चलिए कि भ्रष्टाचार है, इसमें कोई इनकार नहीं है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को ठीक है पॉलिटिकली टारगेट किया जा सकता है, उनके खिलाफ हो सकता है कि डायरेक्ट कोई मनी ट्रेल का सबूत नहीं हो, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता हो, लेकिन अधिकारियों पर तो मिल रहा है। हाँ, जमीन वाले में जिस पे ईडी कर रही है उसमें तो लगातार वही आ रहा है कि उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो हाँ, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है उसमें। बिल्कुल। इसीलिए अभी तक वो बचे हुए भी हैं। लेकिन अधिकारी पर तो आप अधिकारी जो जमीन जिसके हस्ताक्षर से जमीन बिकेगी, जो जमीन म्यूटेशन कराएगा, जो परमिशन देगा, यहाँ तो झारखंड में तो एक ऐसा राज्य है जहाँ 2 तरह के टेनेंसी एक्ट लागू अंग्रेजों के ज़माने से। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है। मतलब आदिवासियों की ज़मीन आप नहीं ले सकते किसी भी काम के लिए। ये तो अगर पूरे देश में लेंगे है, कहीं नहीं ले सकते हैं। महाराष्ट्र में भी नहीं ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं ले सकते, कहीं नहीं ले सकते। हाँ, वो जो तो यहाँ जो 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 मणिपुर का झगड़ा है, वो झगड़ा ही यही है। हाँ, तो यहाँ भी अलग-अलग टेनेंसी एक्ट है। अंग्रेजों ने ज़मीन बचाने के लिए कानून बनाया था, लेकिन अब सरकार के अधिकारी लूप होल निकाल के उसको बिकवा देते हैं। वो भी हर जगह तो है जी। खाम वो तो इसका बिल्कुल, खामियाजा भुगत रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई ज़मीन बेचने के लिए हस्ताक्षर नहीं करता है नहीं या कोई करेगा। टेंडर साइन नहीं करता है। तो करेक्ट, मुख्यमंत्री करेक्ट। पर तो आपको साबित करना होगा कि इसके अकाउंट में पैसा आया या इसके नाम पे कुछ खरीदा गया नामी-बेनामी। बिल्कुल, और लेकिन वो अधिकारी हेमंत सोरेन के सामने आ नहीं रहा है, वो हाँ, पूछ नहीं लेकिन रहे। अधिकारी फँस रहे हैं, इसका मतलब है कि अधिकारी गलती कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में शामिल हैं। बिल्कुल, तो वो तो खैर पता चलेगा। तो आनंद जी, भाई अभी लेकिन जी, ये आपने एक ज़मीनी हकीकत हमको बतला दी है और हमारे दर्शकों को, तो बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आपका। आप आए, आप समय निकाल कर के यार आपने बतलाया जी, और फिर हम अब आपसे बात करेंगे। और जो जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत-बहुत आभार। हम जो है इस तरह के छोटे-छोटे कार्यक्रम जो है हर स्टेट से इस बार सोच रहे हैं कि लोकसभा को ध्यान में रख कर के हम करें और वहाँ की हकीकत बतलाते चलें कि वहाँ क्या स्थितियाँ हैं, ताकि आपको भी अंदाज़ा लगा सकें आप कि ये जो सर्वे वाले आते हैं या जो फलाना आते हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। एक अंदाज़ा मिलता है कि कौन, चूँकि पूरे देश का ट्रेंड एक जैसा है। वो कास्ट है, वो रिलीजन है, वो वही 2 फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। स्थानीय है, गैर स्थानीय है, इससे विरोध है, उससे लगाव है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ्लोटिंग वोट बहुत कम होते हैं, लेकिन फ्लोटिंग वोट निर्णायक होते हैं, ये भी सच है। लेकिन 2024 में निर्णायक है कि आपको सामाजिक न्याय चाहिए या आपको धर्म का एजेंडा चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।